Hello everyone, welcome back to Subject Venture. इलेक्शन 2024 लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र कुछ विशेष बातें हैं जिनके लिए आपको जानकारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एक बहुत ही राष्ट्रीय प्राथमिकता का कार्य है और इससे जुड़े हुए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक कराया जाए। जागरूकता, समानता, स्वतंत्रता डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र के सबसे बड़े स्तंभ हैं और हमें हर नागरिक को मताधिकार प्रदान करना है और उसे अपने मत का प्रयोग करने के लिए तैयार करना है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और खासकर तब बढ़ जाती है जब आप बूथ लेवल अधिकारी होते हैं या आप सुपरवाइजर होते हैं, क्योंकि आपके स्तर पर बहुत सारे काम ऐसे किए जाने हैं। निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जाना है जो कि 27 अक्टूबर 2023 से 2 महीने के लिए चलेगा, यानी नवंबर दिसंबर तक हमारा ये पुनरीक्षण अभियान चलेगा। इसमें विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे जिसमें नामावली का प्रकाशन होगा, आपत्तियां ली जानी हैं और एक बार फिर से नामावली में नाम को संशोधित किए जाने, परिमार्जन किए जाने की प्रक्रिया फिर से गतिमान होगी। तो ऐसे समय में बूथ लेवल अधिकारी जो बीएलओज हैं और उनके सुपरवाइजर्स हैं, क्योंकि ये जमीन पर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इनके एक भाग संख्या की जिम्मेदारी इन पर है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपको कुछ जानकारियां होनी जरूरी हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत आवश्यक वीडियो है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको कहीं पर कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं हुई और आपसे पूछ लिया गया कि हमारा जेंडर रेशियो क्या है, जेंडर रेशियो क्या है, तो अगर जेंडर रेशियो की बात आपसे पूछ ली जाती है तो क्या है जेंडर रेशियो? क्या केवल ये पुरुष और महिला अनुपात है, पुरुष ऑब्लिक महिला अनुपात है, या कुछ और भी है? तो जानेंगे बहुत कुछ। ये लिंगानुपात होता है, पर 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती हैं, वो जैसे 933 महिलाएं हुई तो 933 हमारा लिंगानुपात हो सकता है, जेंडर रेशियो नहीं होता है। तो जेंडर रेशियो क्या है, वीडियो में बने रहिएगा। इपिक रेशियो क्या है अन्य जानकारियां सब कुछ बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि नामावली में नाम जोड़े जाने के लिए 18 वर्ष की गणना, यानी किसी व्यक्ति को 18 वर्ष, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, वयस्क, और वयस्क होने का मतलब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना है। तो अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो ये गणना वर्तमान समय के पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। इस तरह से ये बात स्पष्ट है कि 1 जनवरी 2006 से पहले जन्म लिए व्यक्ति को पुरुष निर्वाचक नामावली में स्त्री पुरुष को जोड़ा जाएगा। ये हमारे नवयुवक और वयस्क लोग हैं जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर पहली बार अपने प्रजातंत्र के वोट का अधिकार प्रयोग करेंगे और गवर्नमेंट के चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए इन नवयुवकों का नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। और याद रहे 1 जनवरी 2006 तक के व्यक्ति को हम निर्वाचक नामावली, इसलिए जरूरी है कि हम अपने नवयुवक मतदाताओं को जागरूक करें और उनको वोट का अधिकार प्रयोग करने के लिए वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा जाना जरूरी है। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। 18 वर्ष की आयु की गणना सभी बीएलओ को अपने भाग संख्या में निवासरत 70 प्लस की आयु पूरी कर चुके मतदाताओं का सत्यापन कर उनकी आयु का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना आवश्यक है। देखिए, सत्यापन H2H सर्वे में तो आपने सभी का किया है, बट जो हमारे 70 प्लस के मतदाता हैं, ये बिल्कुल निश्चित कर लें कि 70 प्लस के मतदाताओं की उम्र 70 प्लस है। ऐसा तो नहीं है कि वो रियल में, वास्तविकता में कम उम्र के हैं। इसके लिए उनका कोई एक सक्षम प्रमाण पत्र जिसमें आप उनका आधार ले सकते हैं,
आधार नहीं है तो उनका कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र ले सकते हैं। अगर उनका कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं है तो आप पासबुक वगैरह ले सकते हैं या खेती वगैरह का कुछ कागज़ ले सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है कि इनका नाम नियमावली से आपको ले लेना है, जिससे कि आप इस चीज़ को जान सकें। आगे देखते हैं। आगे की चीज़ों को देखने के लिए आप देखें तो सभी बीएलओ को भाग में निवासरत दिव्यांग मतदाताओं की भी जानकारी करनी है। यानी कैसे आप जिस भाग संख्या में हैं उसमें दिव्यांग मतदाता कितने हैं, और जो हैं भी उनका प्रतिशत 40% है कि नहीं। अगर उनका प्रतिशत 40% प्लस है तो ही वो दिव्यांग मतदाता माने जाएंगे। अदरवाइज अगर उन्हें पीडब्ल्यूडी में दिखाया गया है तो उनके पास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। तो कैसे हम दिव्यांग मतदाताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे हम 70 प्लस की जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसका भी वीडियो अब हम लास्ट में आपको बताएंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर 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 बीएलओ की भाग संख्या से संबंधित मतदाता नियमावली में कोई जनप्रतिनिधि निवास करता है। जनप्रतिनिधि कौन है? एमएलएज हैं, एमपीज हैं। ये लोग अगर आपके क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी इस बात की रखनी है कि इनका नाम आपकी निर्वाचक नामावली में पहले से पंजीकृत हो। अगर इनका नाम पंजीकृत नहीं है तो अवश्य आप उनका नाम निर्वाचक नियमावली में, अपनी मत पत्रावली में, वोटर लिस्ट में, जो आपकी वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट में इनका नाम आपको जोड़ना है। और अगर पहले से पंजीकृत हैं तो उसमें कोई अनावश्यक संशोधन ना करें, किसी का नाम आप अनावश्यक डिलीट ना करें, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि होते हैं। इनको ससम्मान आप अपने क्षेत्र की भाग संख्या में मत पत्र में जगह दें और इनका नाम वहाँ पर अवश्य होना चाहिए। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट को देखें तो जो बीएलओ हैं अपने जनपद की, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी बीएलओ को अपने जनपद के और ब्लॉक के जेंडर रेशियो की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जेंडर रेशियो की जानकारी हमें फॉर्म 5 या इसे कह लें स्टेटमेंट 5, अभी मैं बताऊंगा स्टेटमेंट 5 क्या है और कैसे डाउनलोड करेंगे। वहां पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो जेंडर रेशियो है उसे फाइंड आउट कर लेना है और अपने ब्लॉक का जेंडर रेशियो फाइंड आउट कर लेना है, और जहां तक संभव हो सके अपने भाग संख्या का जेंडर रेशियो उस जेंडर रेशियो के समतुल्य रखें, उसके समकक्ष लाने की कोशिश करें। ये प्रयास आपके स्तर से होना चाहिए और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको अपने जनपद और अपने ब्लॉक का जेंडर रेशियो पता हो। जेंडर रेशियो को अक्सर हम लोग 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या समझ लेते हैं, जिसकी बात मैं पहले अभी कर रहा था। तो अगर हम इसे 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या समझ लें तो ये तो हमारा लिंगानुपात होता है। लिंगानुपात हमारा जेंडर रेशियो नहीं है। जेंडर रेशियो का आकलन करने के लिए हमको एक सूत्र का प्रयोग करना होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप व्यवहारिक तौर पर भले इस बात को जानते हों, लेकिन अगर सिद्धांत की बात आती है और हमारा कोई अधिकारी हमसे पूछ लेता है कि जेंडर रेशियो क्या है और कैसे आप जेंडर रेशियो निकालते हैं, तो हमें इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। और यहाँ पर जेंडर रेशियो का एक फॉर्मूला होता है जिसे आप समझ लें। वो फॉर्मूला इस बॉक्स में मैंने बताया है। जेंडर रेशियो इक्वल टू कुल महिला मतदाताओं की संख्या को हम पुरुषों की संख्या, मतदाताओं की संख्या से भाग देंगे और 1000 से गुणा करेंगे। अब इसका मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाना चाहता हूं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम एक काल्पनिक जनसंख्या का भाग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि वहां की कुल जनसंख्या हमारी 2000 है और जो हमारा वहां का वोटर है, बाकी जानकारी जो है वो ये है कि हमारे पास कुल महिला मतदाता वहां पर कितने हैं? 700 हमारी महिला मतदाता हैं। 700 महिला मतदाता हैं, 900 हमारे पुरुष मतदाता हैं और यहाँ पर कुल मतदाता कितने थे? 2000 कुल मतदाता हैं। तो जनसंख्या, जब हम जेंडर रेशियो निकालते हैं तो इस संख्या का हमसे कोई मतलब नहीं है। ये संख्या हमारी इपिक रेशियो पे काम आएगी और कुल मतदाता हमारे कितने हुए? 1600। तो इस तरीके से जेंडर रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है? फीमेल डिवाइडेड बाय मेल मल्टीप्लाई 1000।
तो इसको जब हम करते हैं तो ये आपने इस पे वैल्यू पुट की, 700 को हम 900 से पहले डिवाइड करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस भाग संख्या का जेंडर रेशियो 7.770 आएगा और ये हमारा यहाँ का जेंडर रेशियो हो जाएगा। इसी तरीके का जेंडर रेशियो आपकी भाग संख्या का होता है, जनपद का होता है और ब्लॉक का होता है और नेशनल का होता है, प्रदेश का भी होता है। तो आपको प्रदेश और नेशनल नहीं देखना, लेकिन कम से कम जनपद और ब्लॉक की आपको जेंडर रेशियो का ज्ञान होना चाहिए, उसको आप जरूर देख लें। आप अपने ब्लॉक और जनपद के जेंडर रेशियो को बिल्कुल समझें और अपनी वो जो नया BLO ऐप है उसमें ब्लॉक और जनपद का जेंडर रेशियो दिया हुआ है, मैं उसको अभी डिस्कस करूंगा, उसके समकक्ष लाने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है इपिक रेशियो क्या है। इपिक रेशियो से आशय कुल जनसंख्या के अनुपात में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या से है, यानी आपके भाग संख्या में कितने टोटल जनसंख्या निवास करती है और उसमें कितने मतदाता पंजीकृत हैं, यानी इपिक कितने लोगों के पास है। तो इसके लिए भी हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे जेंडर रेशियो का है वैसे इपिक रेशियो का, लेकिन कुछ अंतर है। यहाँ पर कुल पंजीकृत मतदाता लिए जाएंगे, कुल जनसंख्या ली जाएगी और 100 से इसको, चूंकि ये प्रतिशत होता है, इसको हम हमेशा 100 से निकालेंगे। तो आकलन के लिए हम पुनः काल्पनिक भाग संख्या का उदाहरण ले लेते हैं। इस भाग संख्या में मैंने पहले ही आपसे बताया 2000 के लगभग हमारी जनसंख्या है और इस जनसंख्या के बाद हमारे पास कुल महिला मतदाता कितनी है, 700 हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं, 900 हैं, टोटल मतदाता हमारे पास 1600 हैं और जो पूरी जनसंख्या है वो हमारी 2000 है। अब हमें टोटल मतदाता 1600 और 2000 को लेकर के इपिक रेशियो निकालना है, इसलिए अब हम इपिक रेशियो पर चर्चा कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, इपिक रेशियो इस तरीके से क्या निकलेगा, 1600 को हम 2000 से भाग देंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसमें 80% हमारा इपिक रेशियो इस भाग संख्या का होगा। तो इस तरीके से ये हमारा इपिक रेशियो हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले सेक्शन को समझने से पहले इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी BLO ऐप से इपिक रेशियो, जेंडर रेशियो और विकलांग या दिव्यांग मतदाताओं की संख्या, 70+ मतदाताओं की संख्या कैसे देखेंगे। तो आप अपने BLO ऐप के डैशबोर्ड पर आएंगे। BLO ऐप के डैशबोर्ड पर BLO रजिस्टर को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेटमेंट आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट 5 को जब आप क्लिक करेंगे तो आप कॉर्नर में देखिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का आपका जेंडर रेशियो आ रहा है और ये डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक का जेंडर रेशियो आ रहा है। इसके और नीचे जब आप स्लाइड करके जाएंगे, स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपकी भाग संख्या का भी जेंडर रेशियो आ जाएगा। आप देख सकते हैं ब्लॉक का जेंडर रेशियो 848 है और हमारा जेंडर रेशियो 788 है। ये डिफरेंस आपको मेंटेन करना है, कोशिश करना है कि आपकी भाग संख्या का जेंडर रेशियो आपके जनपद और ब्लॉक के बराबर आ जाए। नीचे हमारे सभी मतदाताओं की उम्र और उनकी संख्या आती है कि पार्ट 1 में हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने हैं और डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं। तो यहाँ पर से हमें केवल जेंडर रेशियो को देखना था, उसको हम स्टेटमेंट 5 से देख लेंगे। आगे हम फिर अपने डैशबोर्ड पर आएंगे। डैशबोर्ड पर आकर के हम जो जेंडर स्टैटिक्स चेक करेंगे, वहाँ पर हम टोटल अपने इलेक्टर्स को देखेंगे। तो जो टोटल इलेक्टर्स का हमारा कॉलम है, वहाँ पे टोटल इलेक्टर्स को जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे ड्रॉप डाउन में एक ये फिल्टर आएगा, ये कॉर्नर पे ब्लू बटन फिल्टर है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सेलेक्ट ऑप्शंस आते हैं कि हम किनके आधार पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे PWD, चूंकि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी को फिल्टर करना चाह रहे हैं, उसको जैसे मैं क्लिक करूँगा ये देख सकते हैं आप, मेरी भाग संख्या में 11 हमारे मतदाता PWD हैं और इनको हमें दिव्यांग मतदाताओं के तौर पर जानना है, इनकी पहचान करनी है और इनकी दिव्यांगता का प्रतिशत ज्ञात करना है। 40% से ज़्यादा दिव्यांग जो है
उसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना है और जानकारी रखनी है। तो इस तरीके से इन सभी मतदाताओं की आप जानकारी नीचे देख सकते हैं। फिर हम वापस डैशबोर्ड पर जाएंगे और चूंकि हमें अपनी एज वाइज पर्सन देखने हैं, फिर टोटल इलेक्टर्स को हम क्लिक करेंगे। अगेन हम फिल्टर पे आएंगे। फिल्टर पे इस बार हम पीडब्ल्यूडी को ना सिलेक्ट करके एज को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम 70 जैसे ही डालेंगे तो वो 70 प्लस के जितने भी मतदाता होंगे अप्लाई फिल्टर करते ही वो हमारे सामने आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 जो वोटर्स हैं वो हमारे 70 से ज़्यादा उम्र के हैं। अब ये हमें ध्यान देना है कि इनकी वास्तविक उम्र 70 वर्ष की हो।